क्या आपको पॉलिटी मुश्किल लगती है या इतने सारे आर्टिकल्स, एक्ट्स और अमेंडमेंट्स देखकर कंफ्यूजन हो जाता है? अगर हाँ, तो आज से ये प्रॉब्लम खत्म। वेलकम टू आरआर एकेडमिया। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई पॉलिटी लेक्चर सीरीज, जहां हम इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल सिंप्लीफाइड, इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप रियल एग्जांपल्स और इजी ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे, ताकि यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, जुडिशियरी, सीओईटी और स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन और भी आसान हो जाए। और इस सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की क्लास के एंड तक आप जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, कंपनी रूल और क्राउन रूल क्या थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अमेंडिंग एक्ट 1781 क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ही दिन में नहीं बना था। ये कई सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए एक्ट्स और पॉलिसीज का रिजल्ट है। अब सवाल आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिन कहाँ से हुई। तो जवाब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिन ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट्स और पॉलिसी से हुई है। यानी ब्रिटिश पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाए गए, उन्होंने धीरे धीरे इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को शेप दिया। इसी डेवलपमेंट के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। ये डेट एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए इसे जरूर याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, लेकिन उसका फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे बड़ी भूमिका थी। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब सवाल आता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? तो जवाब है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1946 से 1949 के बीच बहुत सारे डिस्कशंस, डिबेट्स और मीटिंग्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। अब स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट दो मेजर फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फेज वन, कंपनी रूल 1773 टू 1858। इस पीरियड में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। फेज टू, क्राउन रूल 1858 टू 1947। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इस पीरियड को क्राउन रूल कहा जाता है। याद रखने का इजी ट्रिक, कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, क्राउन रूल मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। आइए कंपनी रूल को डिटेल्स में समझते हैं। कंपनी रूल के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास किए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्विट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट ने भारत में कंपनी रूल को खत्म किया और क्राउन रूल की शुरुआत करी। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया से संबंधित पहला मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल बढ़ाना और उसकी पावर्स को रेगुलेट करना, क्योंकि कंपनी के गवर्नेंस में करप्शन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। अब सवाल ये है, आखिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ऐसे कौन से प्रोविजंस थे जिन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब आते हैं पहले इंपॉर्टेंट एक्ट पर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट किया। वैरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ध्यान रहे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। अब इसके फीचर्स को समझते हैं। पहला फीचर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने वाला पहला ब्रिटिश लॉ। दूसरा,
इस एक्ट ने इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी, यानी अलग अलग प्रेसिडेंसीज पर सेंट्रल कंट्रोल बढ़ गया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला। चौथा, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। पांचवा, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई। ब्रिटिश इंडिया की पहली सुप्रीम कोर्ट थी। छठा, कंपनी ऑफिशियल्स को प्राइवेट ट्रेड और ब्राइबरी करने से मना कर दिया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव करप्शन को कम करना था। सातवां, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज की रेगुलर रिपोर्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजनी पड़ती थी। इसमें शामिल था रेवेन्यू, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ और कितनी इनकम होगी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था और प्रशासन कैसे चल रहा था। मिलिट्री अफेयर्स, सेना की गतिविधियां, सुरक्षा और मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी। आठवां फीचर, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया गया। इससे एडमिनिस्ट्रेशन और भी सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब स्टूडेंट्स, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कुछ लीगल प्रॉब्लम्स सामने आई। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पास किया गया। जब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पास हुआ, उस वक्त वैरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल बने। वो ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी अपॉइंटमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। उनके टेन्यूर के दौरान सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कई लीगल डिस्प्यूट्स हुए। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, पास किया गया। चलिए इसके फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को ऑफिशियल वर्क के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया। दूसरा, रेवेन्यू मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया। तीसरा, इस एक्ट ने पर्सनल लॉज को रिकॉग्नाइज किया, जैसे हिंदूज के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉ। चौथा, प्रोविंशियल कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपील गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास की जा सकती थी। और पांचवा फीचर, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल के लिए रेगुलेशंस बनाने की पावर दिया गया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आरआर एकेडमिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम ब्रिटिश इंडिया के अगले इंपॉर्टेंट एक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।